अब अपन सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डायग्राम्स के बारे में। मान लीजिए मैं स्ट्रेट लाइन डायग्राम बना रहा हूं, कोई कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। और एक और बना देता हूं। एक और बना लेते हैं। इन तीनों में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। है तीनों लाइन है, लगभग बराबर लेंथ की हैं, सब में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, पर तीनों में फर्क क्या है? जो फर्क है ना, उसी को हम बोलते हैं स्लोप। इन तीनों में जो डिफरेंस नजर आ रहा है ना, वही स्लोप है। स्लोप मतलब ढलान। अगर आपने कभी किसी ऐसी जगह से साइकिल चलाई हो जहां आप आराम से नीचे जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलेंगे आप कि आप स्लोप से होके जा रहे हैं। अब जितनी जोर से आपकी साइकिल चलेगी उतनी ज्यादा स्लोप है। मान लीजिए आप इस तरह की सरफेस में साइकिल से नीचे आ रहे हैं, तो आप आएंगे, तेज आएंगे, पर उतना तेज नहीं आएंगे जितना इसमें आएंगे। और सबसे ज्यादा तेज आप इस वाली सिचुएशन में आएंगे, सीधे एक तरफ गिर जाएंगे लगभग। सो which one of these has the highest slope? This one has the highest slope. And this one has the lowest slope. ये फिलहाल अभी हमारे लिए मीडियम स्लोप वाला है। जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, ये आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। सर स्लोप कैसे निकालें? कैसे पता पड़ रहा है ये ज्यादा है ये कम है? देख के तो पता लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि हम दो पॉइंट्स के बीच में देखते हैं कि क्या चेंजेस आए एक्स में और वाई में। मतलब हम देखते हैं कि वाई यहां पर था और वाई यहां पे पहुंच गया, ऐसे ही एक्स यहां था, एक्स यहां पहुंच गया। मतलब वाई में अगर बहुत ज्यादा चेंज है और एक्स में छोटा चेंज है, तो उस केस में स्लोप ज्यादा होगी। ऐसे ही आप यहां देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर y ये था और ऑब्वियसली बात है x ये था। y में चेंज आया, इस पॉइंट से मान लीजिए a था, a से b पे गए, तो इसके रेस्पेक्ट में y में भी चेंज आया, x में भी चेंज आया। लेकिन y में जो चेंज है वो छोटा है और x में इस बार चेंज कैसा है? चेंज बड़ा नजर आ रहा है। सो x में अगर ज्यादा चेंज होगा, y में कम होगा, तो मैं उस टाइम क्या बोल सकता हूं कि लो स्लोप है। कुल मिला के हमें y का चेंज और x का चेंज कंपेयर करना है। y का चेंज x के कंपैरिजन में अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्लोप, y का चेंज x के चेंज के कंपैरिजन में कम है तो कम स्लोप। मतलब स्लोप का यहां आपको फॉर्मूला बताता हूं कि किसी भी तरह के कर्वी शेप में या किसी भी तरह के डायग्राम में अगर आपको स्लोप निकालना है, तो आप देखिए कि कितना चेंज आया है y में और उसको डिवाइड कर दीजिए x के चेंज में। यहां पे जो ये ट्राइंगल बनाया है, दिस इज नोन एज डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अगर इतना समझ में आता है तो हम अब आगे बढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि इंडिफरेंस कर्व की कुछ बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर पाएंगे, प्रोवाइडेड ये आपको समझ में आ गया हो। सो हाई स्लोप, मीडियम स्लोप, लो स्लोप। अब हमारा जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से हमारा जो डायग्राम था, वो दोनों चीजें मैं फिर से डिस्कस करता हूं आपके साथ। हमारे जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे वो थे, तो ये हमारा इंडिफरेंस सेट था, आपको याद होगा इंडिफरेंस सेट। और इसका हमने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया था विच वाज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। कुछ इस तरह का था इंडिफरेंस कर्व। अलग अलग पॉइंट्स थे, ये जैसे ये कॉम्बिनेशन है ए, ये है बी, सी, डी और यहां कहीं ई।
इस तरह का हमारा कर्व था। मैं इसको कर्व इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अपनी स्लोप चेंज करता जा रहा है। मैं यही समझाना चाह रहा था कि इनडिफरेंस कर्व में क्या हो रहा है कि पहले तो इसकी स्लोप अच्छी खासी है, तेज है, हाई है, लेकिन मतलब अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करता तो ये तो नीचे इस तरह से आती और ये कर्व ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी जगह हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये मुड़ गया, एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के ये चेंज हो रहा है, ये मुड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहां से यहां तक इसकी स्लोप थी 6, उसके बाद इसकी स्लोप कम हो गई 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से इसकी स्लोप कम होती जा रही है। कैसे पता पड़ा सर ये 6, 3, 2 और 1? बस मैं तो एक अंदाजा लगा रहा हूं, वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया है कि भाई इस तरह का कुछ सिचुएशन रहेगा कि स्टार्टिंग में क्योंकि स्लोप ज्यादा है इसलिए ये नीचे आता हुआ तेजी से दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्लोप कम हो गई, मतलब हाई से मीडियम हो गई और लो हो गई। अगर मैं इन तीनों कर्व को एक साथ मिला दूं कि पहले हाई स्लोप ले लूं, उसके बाद मीडियम स्लोप ले लूं और उसके बाद लो स्लोप दे लूं, तो ये इंडिफरेंस कर्व ही तो है। और क्या है ये? दिस इज इंडिफरेंस कर्व। देखिए जरा, ये भी वैसा ही है। हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग में हमारी जो स्लोप है वो हाई है, बीच में मीडियम हो गई और लो हो गई। अब हाई मीडियम लो से कोई मतलब नहीं है, पर कुल मिलाकर के एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द स्लोप ऑफ IC इज रिड्यूसिंग। As we are moving from left to right, the slope of IC is reducing. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ना, आप थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को देख करके जज कर सकते हैं। हमने पहले एप्पल कितने कम किए जिससे हमारा मैंगो का कंजम्पशन सिंगल बढ़े? हमने 6 कम किए। मतलब अगर मैं डेल्टा वाई, आपको याद होगा ना एप्पल्स को हमने वाई लिया था, मैंगोस को एक्स लिया था क्योंकि इनमें कांस्टेंट चेंज है। तो अगर मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालूं तो क्या मिलेगा? फर्स्ट लेवल पे कुछ नहीं, मैं समझा चुका हूं कि जब भी आपको चेंज निकालना है तो इनिशियल पॉइंट से चेंज कैसे निकलेगा। आप एक रेस में रेस कर रहे हो और देख रहे हैं कि हम लोग कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, तो आप स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हैं तब थोड़ी नापेंगे, जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तभी तो नापेंगे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। सेम हैपेंस हियर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लाइन है ये। अब स्टार्टिंग लाइन पे हम कुछ नहीं जज कर सकते, लेकिन जब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमको पता लग जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 15 से 9 पहुंच गए, हमें -6 का चेंज देखने को मिलता है। नेगेटिव साइन को भूल जाओ फिलहाल। चेंज इन y कितना है, डेल्टा y कितना है, मैंने बताया था डेल्टा होता है चेंज। y में कितना चेंज आया सर? 15 से 9 हो गए, मतलब 6 का चेंज आया। यहां से यहां तक कितना चेंज है? 6 का। सो 6 डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज है? 1 से 2 हो गया, 1 का चेंज 6/1। तो रेशियो क्या रहा y और x के चेंज का, जो मैं बोल रहा था कि ये डिसाइड करता है कि आपकी स्लोप ज्यादा होगी या कम होगी। y में 6 का चेंज, y में कितना चेंज? 6 का, और x में सिर्फ कितने का? 1 का। मतलब साफ पता पड़ रहा है कि स्टार्टिंग में जो स्लोप है वो ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, 9 से 6, 9 से 6 का, भाई 15 से 9 का चेंज और फिर 9 से 6 पहुंच गए, तो ये कितने का चेंज है? 3 का। इस बार डेल्टा वाई कितना है? 9 से 6 पहुंचने पर डेल्टा वाई है 3। इसको डिवाइड किससे करूं? x में 2 से 3 पहुंच गए, 2 से 3 पहुंचे मतलब 1 का चेंज वहां पे भी आया 1। मतलब इस बार क्या हो रहा है कि y का चेंज ज्यादा है, अभी भी y के अंदर चेंज कैसा है? ज्यादा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में x का चेंज कैसा है? कंपैरिजन में कम है। पिछले बार से बेटर स्थिति है। पिछली बार तो y में बहुत बड़ा चेंज था, इस बार y में चेंज कम हुआ है, लेकिन x के प्रोपोर्शन के हिसाब से अब भी वो ज्यादा है।
तो ऐसा यहां पे हो रहा है, यहां पे स्लोप थोड़ी कम हुई है पहले से, बट अभी भी ज्यादा है। अगली बार देखिए फिर क्या हो रहा है, 2 और 1, 2 कैसे आया, 6 से 4 का चेंज, 6 और 4 में कितना डिफरेंस, 2 का, 3 और 4 में कितने का, 1 का, नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ अभी, तो चेंज कितना हुआ, 2/1, मतलब इस बार फिर से चेंज आया है y में और वो x के कंपैरिजन में ज्यादा है, फिर भी पिछली बार के सिचुएशन के हिसाब से इनका रेशियो कम हुआ है। और नेक्स्ट टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, 4 से 3 में 1 का चेंज डिवाइड बाय 4 से 5 में 1 का चेंज। मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि धीरे धीरे करके स्लोप कम होती जा रही है, हाई से मीडियम, फिर मीडियम के बाद लो होती जा रही है। यस सर, होता जा रहा है ऐसा। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं MRS। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दिस इज अ क्रूशियल टॉपिक जो फिलहाल अपन समझ रहे हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, व्हाट इज MRS? MRS होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इतना गंदा नाम, हाँ है तो सही, अब क्या कर सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, शॉर्ट में MRS बोलते हैं। इट इज द रेट एट विच एप्पल इज सेक्रीफाइस टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मैंगो। पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंगो का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, मैंगो ज्यादा खाने के लिए तुम एप्पल क्यों कम कर रहे हो, क्योंकि हमें इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, और इंडिफरेंस कर्व का मतलब है कि सारे कॉम्बिनेशंस में बराबर सेटिस्फेक्शन। तो अगर मैं मैंगो का कंजम्पशन बढ़ा दूं और एप्पल का कंजम्पशन कम नहीं करूं, तो फिर तो सेकंड जो कॉम्बिनेशन बनेगा 15 और 2 का, अगर ऐसा ना करूं, कम ना करूं, तो 15 का 15 रहेगा, मैंगो बढ़ाना है 1 की जगह 2 करना है। तो ऐसे केस में 15 और 2 में तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना 15 और 1 के कंपैरिजन में। फिर कहां हम इंडिफरेंस कर्व पे रहे, इंडिफरेंस कर्व का मतलब दोनों ही कॉम्बिनेशंस में हमें बराबर सेटिस्फेक्शन मिले। सो टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ मैंगो, वी हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ सम एप्पल्स। और ये जितनी रेट से हमें रिड्यूस करना पड़ता है, जितनी रेट से हमें एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जितनी रेट से हम एप्पल की जगह मैंगो को कंज्यूम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसी को सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं, उसी रेट को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना मतलब, जैसे मैं मार्कर, ये ब्लैक मार्कर छोड़ करके ब्लू मार्कर ले लू ना, तो क्या बोलूंगा कि मैंने ब्लैक मार्कर को सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसकी जगह ब्लू मार्कर का यूज कर रहा हूं। सो यहां पे भी ये हो रहा है, हम एप्पल्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 6 एप्पल हटा दो, उसकी जगह मेरे को मैंगो चाहिए, इससे बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 6 एप्पल्स फॉर 1 मैंगो। यही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हुआ, और हर बार मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलग अलग आ रहा है। पहले कितना है, पहले 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर 1 है, क्योंकि हर बार अब हमारे पास पहले कंपैरिजन में कम एप्पल्स बचे हैं, तो हम कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले 15 थे, खूब सारा सेक्रीफाइस कर सकते थे, लेकिन अब चिंता होने लगी जैसे जैसे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे पास जो एप्पल्स बचे हैं वो कम होते जा रहे हैं, हम उतना सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे, उसके कंपैरिजन में कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होता जा रहा है। फिर से सर, फिर से बताओ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द रेट एट विच the consumption of one good is sacrificed to increase the consumption of another good. क्या होता है marginal rate of substitution? It is the rate at which consumption of one good is sacrificed. जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में क्या सेक्रीफाइस हुआ है सर? एप्पल सेक्रीफाइस हुआ है। क्यों सेक्रीफाइस हुआ है? टू इंक्रीज द कंजम्पशन, टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कितना यूनिट्स? ऑफ, टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ 1 unit of another good.
और वो अनदर गुड कौन सा है, हमारे केस में वो है मैंगो। फिर से समझना क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज द रेट एट विच कंजम्पशन ऑफ एप्पल इज सैक्रिफाइस्ड, इज रिड्यूस्ड टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मैंगो। तो हर बार सिचुएशन बदलती जा रही है। पहले 6 का सेक्रीफाइस हुआ 1 के बदले, फिर 3 का सेक्रीफाइस हुआ 1 के बदले, फिर 2 का सेक्रीफाइस हुआ 1 के बदले, और फिर 1 का सेक्रीफाइस हुआ 1 के बदले। इसीलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व है ना, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि हमारे सेक्रीफाइस की रेट पहले 6 थी, फिर 3 हो गई, पहले 6 थी, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई। हमारे सेक्रीफाइस की जो रेट है वो क्या होती जा रही है सर, वो कम होती जा रही है। इसीलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा है, वो थोड़ा कर्वी है। और इस कर्वी शेप को पता है क्या बोलते हैं अपन, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। कॉन्वेक्स कैसे सर, यहां से तो कॉन्वेक्स दिख रहा है, लेकिन इस साइड से देखें तो कॉनकेव नजर आता है। एक्चुअली वी हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम ऑरिजिन। हम हमेशा ऑरिजिन से देखेंगे। अज्यूम योर आई टू बी एट दिस प्लेस, ये आपकी यहां पे आंख है, यहां से आप देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑरिजिन एंड यू विल सी दैट इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट, इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, नॉट कॉनकेव। कॉन्वेक्स है ये। क्या लिख दूं भाई, लिख दूं इसके बारे में, समझना। IC इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ऑरिजिन से देखने पर, जज करने पर ये कॉन्वेक्स दिखता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग marginal rate of substitution. As such, MRS is what? It is a slope of indifference curve. MRS is, एक और नोट लिख देता हूं मैं, MRS is the slope of indifference curve. और indifference curve की slope अगर MRS है तो MRS का फॉर्मूला क्या हुआ, MRS का फॉर्मूला हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वही फॉर्मूला जो स्लोप के लिए हम यूज करते हैं, और ये स्लोप का फॉर्मूला हमारी कई जगह काम आने वाला है। फिलहाल आप क्या मानिए, MRS का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको पूरे को थॉरली समझना है हमें, और इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक्चुअली हमारी यहां पर 2 ऑब्जर्वेशंस थी, जिसमें से एक हमने डिस्कस कर लिया। क्या ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमें दूसरी को कम करना पड़ रहा है, ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अभी ये अपन ने इसका एक्सप्लेनेशन देखा नहीं। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी को कम तो करना पड़ रहा है, पर जिस रेट से कम करना पड़ रहा है वो रेट कम हो रही है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज रिड्यूसिंग। ये हमारी एक सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन हम डिस्कस करिए। लेकिन पहली वाली ऑब्जर्वेशन अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है कि ऐसा हो भी क्यों रहा है कि एक कमोडिटी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ रहा है। हालांकि थोड़ा सा मैंने ब्रीफ इसके बारे में भी दिया था, समझिए जरा। इंडिफरेंस कर्व का मतलब हुआ जहां सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। क्या होगा अगर मैं मैंगो को बढ़ा दूं और एप्पल को कम ना करूं, 9 की जगह अभी भी 15 रहे, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? मैं कहूंगा कि आपको सेकंड कॉम्बिनेशन में थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल उतने ही कंज्यूम कर रहे हैं और मैंगो एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं।
ओवरऑल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ज्यादा कंजम्पशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ही तो मिलेगा। ये जो नोशन है कि ज्यादा कंजम्पशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। थोड़ा हम इसको डिस्कस करेंगे। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है, इट इज अ कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। It is known that higher consumption gives the consumer higher level of satisfaction. ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंज्यूमर्स बिहेवियर is influenced by monotonic preference. So ओवरऑल क्या बात है? बात यह है कि अगर आपको इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, इंडिफरेंस कर्व मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस का प्रेजेंटेशन जो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो अगर आपको इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, मतलब आपके सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो आपको एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। सो टू बी ऑन द इंडिफरेंस कर्व, consumer has to reduce the consumption of one good to increase the consumption of other। उसको रिड्यूस करना पड़ेगा एक का कंजम्पशन, क्योंकि वो दूसरे को बढ़ा रहा है, नहीं तो फिर वो इंडिफरेंस कर्व पे नहीं रह पाएगा। उसका हर सेकंड लेवल जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता रहेगा, और ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाली सिचुएशन हमारे लिए इंडिफरेंस कर्व नहीं है। सर एक और बात थी, फिर मान लो ओवरऑल ही हमने एप्पल्स को और मैंगो कंजम्पशन को डबल कर दिया या बढ़ा दिया दोनों को, और बढ़ा हुआ कंजम्पशन ऑब्वियसली बात है ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। फिर हमने ऐसा सारे केसेस में किया और नई सीरीज बनाई जहां पे हर कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा था, बस वो इन सब के कंपैरिजन में डबल थी। मतलब जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की नजर आएगी। जैसे ये IC1 है तो यहां पर एक IC2 बन गया जो इससे ऊपर है, क्योंकि ज्यादा कंजम्पशन शो कर रहा है। इसके ऊपर एक और बना सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं। इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं इसको? इंडिफरेंस मैप। आप फ्रेश डायग्राम बनाइएगा इंडिफरेंस मैप के लिए। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इट इज a diagrammatic presentation of more than one indifference curves. Higher indifference curve will show higher level of satisfaction because it shows higher level of consumption. तो ये भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप मतलब when a number of indifference curves are drawn together
where higher indifference curve को मैं IC लिखता हूं, where higher IC shows higher consumption, हायर IC तो ज्यादा कंजम्पशन ही शो करेगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होंगी तो वो थोड़ा ऊंचा प्लॉट होगा। और हायर कंजम्पशन क्या देता है, गिव्स द कंज्यूमर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये बात हम जानते हैं। हायर कंजम्पशन से उसको हायर सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस में पढ़ा। तो अगर यहां पर मतलब इंडिफरेंस मैप के अंदर हायर आईसी शोज हायर कंजम्पशन, तो इसका सीधा मतलब क्या होगा, हायर सेटिस्फैक्शन भी शो करता होगा। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड हायर सेटिस्फैक्शन। When a number of indifference curves are drawn together where higher IC shows higher consumption and higher level of satisfaction, then it is known as what? Indifference map. इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं भाई, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है, जहां पे आप ये मान के चलते हैं यूनिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, लेकिन उसकी रैंकिंग कर सकते हैं, उसकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। और रैंकिंग कर सकते हैं तो ये भी जान सकते हैं कहां पे रैंकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशंस बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस को अगर हम नोट डाउन कर लें तो वो टेबल कहलाएगी इंडिफरेंस सेट। उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर दें तो वो इंडिफरेंस कर्व दिखा देगा। एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व दिखा दें जिसमें हायर कर्व विल शो हायर सेटिस्फैक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। तो इंडिफरेंस मैप में क्या शो होता है कि हायर आईसी शोज हायर कंजम्पशन एंड हायर सेटिस्फैक्शन। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द नोशन ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हमें मान के चलते हैं कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफरिंग हायर कंजम्पशन। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स व्हाट, हायर कंजम्पशन। उसको पसंद आता है क्योंकि वो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होता है। इंडिफरेंस मैप इसी चीज के बिना पे बना हुआ है कि हायर कंजम्पशन दे रहा होगा इसको हायर सेटिस्फैक्शन, सो हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। ये भी लिख देता हूं, हायर आईसी shows higher level of satisfaction. एक लाइन यहां पे भी ऐड कर देते हैं, अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर्स higher level of consumption as it provides higher satisfaction. आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। इस सब को वापस से कॉपी कर लीजिए।